सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मातृ मृत्यु दर किसको कहते हैं, तो 1 लाख जन्मे बच्चों पर उसके मदर की डेथ की संख्या क्या कहलाती है, हमारी मातृ मृत्यु दर। तो 2023 में 24,700 माताओं की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, ठीक है, बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 23 में 24,700 मातृ मृत्यु दर होती है, तो ये सबसे पहला फैक्ट तुम लोग को ये पूछेगा। जो पहले 1990 में क्या था, इससे ज्यादा महिलाएं मरती थी, लेकिन 86% की क्या हुई है, भारत में कमी हुई है, ठीक है। 86% भारत में क्या हो गया है, कमी हो गया है। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर की गई, जिससे यह देश का मातृ मृत्यु दर के मामले में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शुमार है। मतलब ऐसा नहीं है कि 24,700 कोई कम नहीं हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इसकी मातृ मृत्यु दर होता है ना, तो उसमें भारत का भी एक संख्या। सबसे अगर बढ़िया कम जो डेथ होता है अगर भारत के राज्य में, तो किसका होता है, केरल का होता है। और महाराष्ट्र का कितना है, 33 है। और बिहार यूपी भाई सबसे 100+ के आसपास है, ठीक है। तो और यही बात है, ठीक है। कारण देखो, कारण क्या होता है, प्रसव के समय चिकित्सा सुविधा की कमी होती है, मतलब चिकित्सा डॉक्टरी का मतलब जो मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, तो इसके वजह से होता है। कुपोषण हो जाता है, मतलब जो महिलाओं को, मतलब अगर मान लो प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को जो अच्छे भोजन चाहिए, उनको विटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। बहुत सारा बात देखते नहीं हो, जो लेडीज होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उनके बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसके वजह से भी क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। जागरूकता की कमी हो जाती है, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं रहता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में क्या किया जाए, क्या खाया जाए, क्या पिया जाए, वो भी नहीं पता रहता है। ग्रामीण क्षेत्र में ये क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था सुविधा क्या है, बहुत कमी है, ठीक है। इसके वजह से सुधार के लिए बहुत सारी योजना सरकार लाई थी, जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गया, प्रसव के लिए संस्था को सुविधा बढ़ाना, आयरन फोलिक एसिड वितरण करना, जो कि विटामिन का जो गोली है आयरन का, उसको वितरण किया गया, जो आंगनबाड़ी सेविका वगैरह के थ्रू दिया जाता है। भले आंगनबाड़ी सेविका क्या करती है, फटे खा जाती है, बेच देती है, ठीक है। मुख्य आंकड़े देखोगे तो भारत 2023 में कितना था, 24,700। नाइजीरिया, सॉरी मैं नामीबिया बोल रहा था, नाइजीरिया में कितना है, 32,900। इथोपिया में 11,900। पाकिस्तान में 10,300 है। तो देख सकते हो यहाँ पे भारत भी अच्छा खासा यहाँ पे चीजें है, देख लो। अब ये हो गया, ये हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। तो आपको बस ध्यान रखना है इसमें कि जेवर हवाई अड्डा का उद्घाटन पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए भारत के मेगा एविएशन हब का शुभारंभ किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जेवर हवाई अड्डा जो ना वो नोएडा में, दिल्ली ग्रेटर नोएडा में इसको स्टार्ट किया गया, मोदी जी ने स्टार्ट किया। बाकी कुछ खास इसमें नहीं, यहाँ खास कुछ चीज है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शून्य उत्सर्जन वाले हवाई अड्डे के रूप में डिजाइन किया गया। ऐसा डिजाइन किया गया कि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं हो गया। इसके साथ ही यह भारत की सबसे पर्यावरण अनुकूल और जिम्मेदार अवसंरचना परियोजना में से एक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया जो क्या है, शून्य उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा है। तो ठीक है, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय, उसका नाम क्या है, जेवर हवाई अड्डा। क्या नाम है, जेवर हवाई अड्डा। कहाँ पे पूछेगा, तो नोएडा में हवाई अड्डा का नाम पूछेगा तो जेवर, अलग नाम रहता है। जापान की 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मालवाहक बुलेट ट्रेन। अब देखो, जापान में माल ढोवाई खातिर बुलेट ट्रेन चलता है, और भारत में क्या हो रहा है भाई, इंसान को चलाने के लिए भी बुलेट ट्रेन का था नहीं है। इसलिए जापान और भारत बहुत, हाँ जितना है ना पकड़ जितना मतलब उसमें भी जो दिल्ली मुंबई में छट जाता है ना, वो आता है बिहार में लाके डाल देता है, लो भाई। और तो और तुझे क्या लग रहा है, दुनिया की पहली हाई स्पीड मालगाड़ी ट्रेन होगी, ठीक है। तो याद रखना कि पूछ दे कि दुनिया की सबसे हाई स्पीड मालवाहक ट्रेन किसने चालू किया है, तो ये जापान ने किया है, ठीक है। याद रखो, देख लो, ये वहां का ट्रेन देख के ही मतलब अलग ही फीलिंग होता है। जापान का ट्रेन देखोगे, चाइना का ट्रेन देखो तो फीलिंग अलग हो जाता है। हम लोग के एरिया का ट्रेन के देखो तो नहीं तो, हाँ देखो ये प्रेशर की वजह से होता है, मतलब जितना ज्यादा ऐसा रहेगा ना, तो एयर का प्रेशर कम पड़ेगा तो स्पीड ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो चाइना का, जापान का डिजाइन ही अलग रहता है, वो देख के मन खुश देता। हम नहीं कह रहे कि ट्रेन के डिजाइन देखबो ठीक है। हाँ, ट्रैक्टर के डिजाइन करावे करता है एकदम चरखुट्ठा। और उधर के देखो तो यार अब देखो
और ये देखो भारत की, देखो ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण शुरू पूरा हुआ। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण पूरा हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चली ट्रेन का दोलन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोलन परीक्षण मतलब होता है कि ट्रेन अगर चल रहा है तो उसमें कितना मतलब जर्क लग रहा है, मतलब हिलता डुलता है, ये सब कहलाता है, दोलन कहलाता है। ठीक है, तब इस ट्रेन का मार्ग विशेषताओं कहते हैं यहाँ पे चालू किया है। तो ध्यान रखना, इसमें आपको याद रखना है कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। कहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो इससे कोई है, सोनीपत हरियाणा में। हाँ, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, मात्र 55 रुपए निवेश करके पाए 3,000 मासिक पेंशन। मतलब कहने का मतलब है कि ये पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्री मानधन योजना जो है ना, मानधन योजना है। पहले स्टार्टिंग में अगर कोई मजदूर है, कमा रहा है 15 साल से 15,000 से उसकी सैलरी कम है, तो हर महीने वो 55 रुपये जमा करेगा। तो 60 साल के बाद उसको हर महीने कितने मिलेगा? उसको 3,000 रुपये मिलेगा। तो ये देख लो यहाँ पे प्रधानमंत्री क्या है, वो अलग से मिलेगा, पर तुम ही जमा करो। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के असंगठित 60 वर्ष आयु के बाद मिलेगा। तो वही चीजें इसमें कुछ बाकी तो पढ़ ही लेना आप लोग। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में कितना जमा करना पड़ेगा आपको? 55 रुपया। लेकिन अगर 40 वर्ष के हो गए तो कितना जमा करना पड़ेगा? 200 रुपया। 200 रुपया। प्रधानमंत्री बुर्बक है, 18 वर्ष जमा करवाएगा तो तुमको 42 वर्ष तक पैसा भरवाएगा, तब ना देगा। और 40 वर्ष के बाद भरवाए तो 200 रुपया लेगा। अब यही करते रहे हम, वही कैलकुलेटर का बैठे, हमको एग्जाम में वो पूछेगा, बेवकूफ आदमी को क्या। प्रधान, हाँ तो स्कीम में तू जाके करते रहना, बढ़ जाना ऑफिस में कैलकुलेटर करते रहना। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने जाएंगे। जी शिखर सम्मेलन, देखो ये जी शिखर सम्मेलन जो है ना, दुनिया के बड़े बड़े क्या है, देश का एक क्या है, एक समूह है। पहले ये G8 हुआ करता था, बाद में पहले बना था G7, फिर इसमें रसिया को जोड़ा गया, G8 बना, फिर से रसिया को इसमें से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो फिर से वापस क्या हो गया, G7 हो गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मोदी जी फ्रांस जाने वाले। तो क्वेश्चन है, याद रखना, 2026 में G7 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी भारत नहीं है, लेकिन हर साल भारत के जो भी रहते हैं उनको बुलाया जाता है एज ए चीफ गेस्ट, एज ए गेस्ट के रूप में। ठीक है, G8 में 8 देश शामिल थे। देखो G8 में 8 देश शामिल थे, कौन कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस। और ये मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही है, मतलब इसके हिसाब से। मूल रूप से 1975-76 में बना था क्या, G7 बना था। 1997 में क्या किया गया, रूस को बुलाया गया था, क्या हो गया, G8 हो गया। फिर उसके बाद G8 2014 में रूस को समूह से बाहर कर दिया गया, कारण क्राइमिया का अधिग्रहण हो गया। देखो हुआ क्या था, रूस जैसा भी यूक्रेन को अटैक करा ना, तो इसके पहले भी रूस ने अटैक किया था। कहाँ पे? यूक्रेन में। तो ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, ये वाला देखो। और यही बोला जाता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राइमिया। क्या नाम है इसका? क्राइमिया नाम है, क्राइमिया। ठीक है, तो 2014 में ही अटैक करके रसिया ने क्या कर लिया, ये क्राइमिया को किसमें मिला लिया, रसिया में मिला लिया। और जैसे ही क्राइमिया को उसने कैप्चर कर लिया ना, तो उसके बाद क्या कर दिया, जो भी G7 कंट्री वाले थे, इसको रूस को क्या कर दिए, निकाल दिए। अब फिर 2000 देखोगे तो बाद में 2022 में रूस ने फिर यूक्रेन पर अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये क्राइमिया याद कर लेना। 2014 में ओलंपिक में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है, समर ओलंपिक होने वाला है, वहां पे उसमें क्या होगा, जो भी ट्रांसजेंडर रहेगा तो वो खेल नहीं सकते हैं। नहीं करने का कारण बहुत सारे हैं। और मान लीजिए कि ट्रांसजेंडर है तो वो बोलेगी कि हम लड़की के साइड से खेलेंगे, वो बोलेगा लड़का के साइड से खेलेंगे, तो दिक्कत ना हो जाएगा भाई, कैसे डिसाइड कर पाएगा। इसलिए वहां पे बैन कर दिया गया है कि नहीं खेलना है आप लोगों को। ठीक है, 165 वर्षों में पहली बार अमेरिकी डॉलर पर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। अब देखो, इसके पहले कभी भी जो प्रेसिडेंट होते थे ना अमेरिका में, उसकी हस्ताक्षर नहीं हुआ करता था। जैसे भारत में क्या होता है, पैसा पे किसका हस्ताक्षर होता है, रुपया पे गवर्नर का होता है, प्रेसिडेंट का तो नहीं होता है। तो वैसे ही वहां पे सिस्टम था। लेकिन अब पहली बार क्या करेंगे, अभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ का प्रेसिडेंट भी क्या करेंगे, साइन करेंगे। एक फैक्ट यार याद करना, जितने भी इंडियन करेंसी रुपया है ना, उस पे सब पे
आरबीआई के गवर्नर का होता है, लेकिन 1 रुपये का जो नोट होता है ना वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है ना। फाइनेंस सेक्रेटरी का होगा सिर्फ 1 रुपया पे, ध्यान रखना। अमेरिका के लिए यह ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि जून 2026 से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वाले नोट जारी किए जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर वाला नोट जारी किया जाएगा। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। अब कहीं से भी होम लोन प्राप्त कर एनएचबी ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। देखो ये नाम याद रखना, इसका पोर्टल का नाम याद रखना, वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है, एनएचबी, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, ठीक है। तो ये होता है नेशनल हाउसिंग बैंक होता है, और ये कहीं से भी क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो लोग घर वगैरह बनाने के लिए। तुमको नहीं लोन मिलेगा, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह उनको मिलेगा, ठीक है। नेशनल अर्ध सैनिक जो हो गया, अर्ध सैनिक में जो मतलब रिटायर हो गए, जो सेना में थे, उनको, सरकारी कर्मियों को मिलेगा, सबको थोड़ी मिल जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे डिजिटल वित्तीय समावेशन। तो नाम याद रखना, पोर्टल का नाम क्या याद रखोगे, पोर्टल का नाम याद रखो गृह सुगम पोर्टल। क्या नाम याद रखोगे, गृह सुगम पोर्टल। अरे एनएचबी तो हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक है, वो बैंक वो प्रोवाइड करता है, लेकिन पोर्टल वेबसाइट का नाम क्या है, गृह सुगम पोर्टल। क्या नाम है, ये गृह सुगम पोर्टल, समझ में आया। अरे गृह ग्रोह से लिखा जाता है। आईआरसीटीसी के खाद्य गुणवत्ता के विवाद, वंदे भारत ट्रेन में शिकायत के बाद जुर्माना लगाया गया। वंदे भारत ट्रेन में खाना में गड़बड़ मिल गया था, तो उसने, यात्री ने क्या कर दिया, शिकायत कर दिया। तो उसको जो आईआरसीटी होता है ना, आईआरसीटी यही खाना वाना प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर फाइन लगाया गया 10 लाख का। कितने रुपए का है, एकदम कर सकता है। तो इसको थोड़ा लगा है, जो खाना प्रोवाइड करता है आईआरसीटी, उसको भरपाया करना पड़ा है, शिकायत किया, ठीक है। देखो हाल ही में पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस में खाने की गुणवत्ता को लेकर शिकायत के बाद भारतीय रेलवे ने आईआरसीटी पर, भारतीय रेलवे ने 10 लाख रुपए का क्या कर दिया है, जुर्माना लगा दिया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, इसके पिछले साल था दिल्ली, अब दिल्ली के बगल में एक जगह का नाम है लोनी। क्या नाम है, लोनी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लोनी, दिल्ली को पीछे छोड़ा। भारत में वायु गुणवत्ता का संकट गहराता गया। दुनिया का सबसे ज्यादा गंभीर 2024 में किसका था, 2024 में दिल्ली था, 2023 में लखीसराय था, अपना यहाँ का लखीसराय का, अब बेतिया था 14 नंबर पे, हाँ, ठीक है। तो ये गंभीरता, तो याद रखना लोनी जगह का नाम याद, क्या रखोगे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, लोनी, ठीक है। ईरान संघर्ष के बीच फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, ईंधन संकट का स्पष्टीकरण। देखो ये कौन है, फिलीपींस है। फिलीपींस ने बोल दिया कि ऊर्जा का हमको आपातकाल हो गया, वहां पे ऊर्जा की क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो क्वेश्चन आ सकेगा, हाल ही में कौन से देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, तो कौन सा है, फिलीपींस है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच, ये देख लो। फिर उसके बाद देखोगे गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहा, गौरवशाली दशक। देखो यहाँ पे गुरजंत सिंह क्या क्या हॉकी से क्या कर लिया है, रिटायर ले लिया है। तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि हाल ही में गुरजंत सिंह ने खेल से रिटायर ले लिया, वो किस खेल से जुड़े थे, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अलविदा लेने वाले निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी थे, तो कौन है, गुरजंत सिंह। याद रखना आप लोग, ठीक है। ये इतना ही पढ़ना रहता है, बाकी चीजें हो गया।